बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान और उसके बाद विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चेबंदी की बीजेपी को लेकर कि अब ये मौका ऐसा है जिस पर बीजेपी बहुत एग्रेसिव नहीं हो सकती है। बीजेपी के लिए एक मुश्किल मुश्किल ये भी कि बीजेपी के लिए बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह के दिए गए बयान को डिफेंड करने के लिए कोई वजह भी नहीं थी। ऐसे में एक मुश्किल और खड़ी हो गई कि बहुजन समाज पार्टी जो अब तक खामोश थी, ज्यादातर मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना से बचती रहती है और केंद्र से जुड़े हुए मुद्दों पर बोलती हुई दिखती नहीं है, वो भी सड़क पर दिखने लगी। क्या ये बीजेपी के लिए और मुश्किल खड़ी कर रहा है या फिर बसपा का सड़क पर उतरना उसकी अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी था, इसलिए वो लोग सड़क पर उतर रहे हैं? हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया। सर, जैसा कि सवाल यही, क्या बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है विपक्ष के हंगामे के साथ साथ बसपा का खुद सड़क पर उतरना, आकाश आनंद का सड़क पर प्रोटेस्ट मार्च निकालना, या फिर ये बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए या अपनी सियासत को बचाए रखने के लिए सड़क पर उतरने का फैसला किया, बीजेपी को घेरने से ज्यादा, अमित शाह को घेरने से ज्यादा? नहीं, इसमें दोनों ही चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इससे केवल हिंदी पट्टी नहीं बल्कि समूचे भारत में, आप दक्षिण भारत में ज्यादा आंदोलन होते हुए देखेंगे। वो बात अलग है कि मीडिया के जरिए वो खबरें आ नहीं रही हैं। जमीनी आंदोलन दक्षिण भारत में भी हो रहे हैं और यही वजह है कि मायावती ने इस बात को समझा, क्योंकि लीड कांग्रेस पार्टी ने ली और राहुल गांधी पिछले 2 साल से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने संविधान हाथ में उठाया, कई बार उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया और इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ही सबसे ज्यादा मुखर हुई। राहुल गांधी ने तो अपनी टी शर्ट का रंग भी बदला, वो नीली टी शर्ट पहन करके आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को लेकर के मैं भी अम्बेडकर इस स्लोगन के साथ पूरा प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद उनके ऊपर जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए कि उन्होंने धक्का मुक्की की, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस मुद्दे का पूरा श्रेय मिलते हुए देख करके मायावती भी, जो खास करके केंद्रीय मामलों में या बीजेपी को घेरने में कई बार खामोश रहती हैं, उन्होंने दूसरे दिन न सिर्फ ट्वीट किया, अमित शाह को लेकर के उन्होंने सवाल भी किया और ये भी कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। फिर इसी मुद्दे को उन्होंने आज के दिन 24 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट करने के लिए अपने पार्टी का आह्वान भी किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाया और ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर बीएसपी की सक्रियता होना लाजमी था, जरूरी था। अदरवाइज जहां पर वो पहुंच गई है पार्टी, पिछले चुनाव में आप देखिएगा 9-9.5% पर आकर के टिक जाना, पिछले 2 ढाई दशक के बाद बिल्कुल इस स्थिति में, माने 2 अंकों से नीचे चले जाना और सीट तो एक भी नहीं, केवल एक विधानसभा की सीट है उनके पास, बाकी खाली है। तो इस मामले में अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखना, ये एक कोशिश है बीएसपी की। नंबर 2, बीजेपी की तरफ से भी जो कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस को श्रेय ना मिले, जो मैं समझता हूं, तो मायावती अगर आगे आती हैं, जैसे आज अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई खास पाबंदी नहीं है, या पिछले दिनों जिस तरह से पुतले दहन हुए हैं अमित शाह के, तो खास उस तरह की चीजें नहीं है, वरना यहाँ तो आप पुतला एक नारा नहीं लगा सकते, आप पर एफआईआर हो जाएगी। तो ये बीजेपी के भीतर का अंतर विरोध भी है, योगी बनाम जो अमित शाह चल रहा है वो भी है, और दूसरा कांग्रेस को श्रेय ना मिले और मायावती को अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं जीवित रखने की कोशिश है और इस मुद्दे पर खड़े होना, क्योंकि वो उनका एक तरह से आप ये कहें कि असली हथियार रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विचारों पर चल करके ही बीएसपी वहां तक पहुंची। अगर आज वो खामोश रह जाती तो शायद समूची राजनीति उनकी एक तरह अप्रासंगिक हो जाती। लेकिन इसमें जो दूसरा सवाल आपका था कि क्या बीजेपी को इससे लंबा डेंट लगने वाला है, देखिए मायावती भले ही अपनी राजनीति के लिए ऐसा कर रही हो, लेकिन मायावती जब कॉल देती हैं तो वो समूचे दलित वंचित समाज को प्रभावित करता है, पिछड़े समाज को भी प्रभावित करता है, भले ही वो उनका वोटर ना हो।
लेकिन वो इस बात को समझता है कि जब मायावती रही यहाँ पे, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या काम किए, समाज को लेकर के क्या काम किए, तो वो एक चेतना फैलाने का भी काम निश्चित रूप से। और आज जब पूरे देश में आंदोलन उन्होंने किया है, तो ये बात वहां तक पहुंचेगी जो बिल्कुल जमीनी है, जो गांव है, क्योंकि बीएसपी का कैडर है। बीजेपी के बाद अगर किसी पार्टी के पास कैडर है तो वो बीएसपी है। सपा के पास कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन उनका कैडराइजेशन नहीं हुआ है, वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं है। आइडियोलॉजी पर बहुत ज्यादा वो चीजों को नहीं समझते हैं, उन्हें तो जो मिलता है बस वही नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन बीएसपी के कैडर आपको गांव में भी मिलेंगे, तो ये बात गांव तक पहुंच जाएगी इसके जरिए, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा, भले ही मायावती केवल अपनी पार्टी के लिए कर रहे। प्रोफेसर रविकांत जी, बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगा, लेकिन इस सब के बीच में मायावती का अगर इस मुद्दे पर मुखर होना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो क्या ये विपक्ष को मजबूती भी देगा? क्योंकि कम से कम इस मुद्दे पर तो वो विपक्ष की का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके साथ आकर खड़ी हो गई हैं और बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। तो क्या ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर मायावती बाकी दूसरे दलों के साथ आकर खड़े होकर बात कर सके बीजेपी के खिलाफ, और यहां से शुरू हो सके कोई गठजोड़ की बात, कोई आपसी आपसी सामंजस्य की बात, जिसपे मायावती अब तक पिछड़ती हुई दिखती है? नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता। लोकसभा चुनाव तक मुझे ये चीजें लगती थी, और जो मुझे अंदरूनी खबर भी मिल रही थी, उस समय ये लग रहा था कि मायावती मन बना रही हैं इंडिया अलायंस में आने का। लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो खुद सड़क पर नहीं आई है, आकाश आनंद ने उसको लीड किया है पूरे प्रोटेस्ट को। अगर वो आज घर से निकल करके हजरतगंज चौराहे तक आ जाती तो मुझे लगता है कि हाँ, वो एक बार फिर से राजनीति में बहुत सक्रिय रूप से और उस जुनून जो कभी हुआ करता था उस रूप में वो आने का मन बना रही है। तो मुझे ऐसा तो कतई नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये पहला ऐसा मुद्दा है जब इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो और अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब एकजुट होकर के एक साथ खड़े हुए। तो मैं माइनस मायावती कर दूं, तब संभावना ज्यादा बड़ी है कि इंडिया अलायंस एक मुद्दे पर आकर के खड़ा हुआ है। हालांकि चुनावी राजनीति थोड़ी अलग है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, लेकिन मुद्दों पर भी अगर एकजुटता बनती है तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा नैरेटिव पैदा करेगी। पॉलिटिकल जो पूरा सिनेरियो है उसमें नैरेटिव भी बड़ा काम करता है। फिर बाकी गठबंधन है, बाकी और कैसे वोटिंग हो रही है ये भी चीज, लेकिन नैरेटिव के स्तर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई है। और कोई, जैसे अडानी के मसले पर तो कुछ राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया था कांग्रेस पार्टी का साथ कि भाई आप लगातार इसी मुद्दे पर खड़े हुए हैं, तो अखिलेश यादव भी पीछे चले गए थे और भी कुछ राजनीतिक दलों ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर समूचे राजनीतिक दल, खास करके इंडिया अलायंस के, वो सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट हैं, और इससे बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनता है। और ये नैरेटिव वो पुख्ता होता है जो खुद बाबा साहब अम्बेडकर की बातें थी कि हिंदुत्व जो है वो सबसे बड़ा खतरा है दलित वंचितों के लिए। हिंदू राष्ट्र का जो आइडिया है वो बेहद त्रासदी बनने वाली है अगर ये कहीं लागू होता है तो इस नैरेटिव को मजबूत किया है। और संविधान के खिलाफ, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बीजेपी शुरू से है, तो ये नैरेटिव बिल्ड हुआ है और वो जमीन पर गया है। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत मुश्किल में फंसी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही राजनीतिक गठजोड़ हो या ना हो, लेकिन नैरेटिव के स्तर पर जो ये एकता बनी है, इसने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और खास करके अमित शाह को। लेकिन मायावती जिस मुद्दे पर आज उतरी है मैदान में, उसमें क्या है कि अमित शाह माफी मांगे। मुझे लगता है कि बात इससे आगे निकल चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज शाम होते होते अमित शाह माफी मांग ले और श्रेय बीएसपी को जाए, क्योंकि अब बात वहां पहुंच गई है कि अमित शाह को या तो बर्खास्त किया जाए या वो रिजाइन करे। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अमित शाह ने पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इफवट करते हुए वो दिखाई पड़े थे कि मैं कभी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, और मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। तो लगभग वो खेद की मुद्रा में थे उस दिन। लेकिन बात यहां से बहुत आगे निकल चुकी है। मायावती को
इस्तीफा मांगना चाहिए था और या फिर बर्खास्तगी के लिए मोदी को कहना चाहिए था, इससे थोड़ा और आप समझते हैं कि फिर नजदीकियां हो रही है। ये अभी जी, नजदीकियां नहीं है, अभी मायावती अपनी राजनीति को थोड़ा मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन हाँ, नैरेटिव के स्तर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी अलग थलग पड़ गई है और उस पर ये लेवल चस्पा हो गया है। सच, ये सच बेपर्दा हो गया है कि बीजेपी आरएसएस बाबा साहब के विरोधी है और ये अपमान पहले से करते रहे हैं। अमित शाह ने भी उनका अपमान किया है, ये बात कम से कम पुख्ता हो गई। ये बात जाति कहाँ तक दिख रही है आपको? देखिए माफ़ी की बात तो पहले दिन से शुरू हुई, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि ये बात माफ़ी से आगे पहुँच गई। माफ़ी से आगे क्या बर्खास्तगी या खुद इस्तीफ़ा दे देना, ये क्या मुमकिन लग पा रहा है बीजेपी के होते हुए? अमित शाह और सीधे तौर पे इस बार अमित शाह पर जहाँ तमाम आरोप हैं, रेल मंत्री पे तमाम आरोप लगते रहे, वित्त मंत्री पे लगे, विदेश मंत्री, किसी का कोई कभी इस तरह से इस्तीफा हुआ नहीं और एक बार तो राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो क्या इस मसले को, जैसा कि आप भी हिंट दे रहे हैं कि डाइल्यूट कर देना, मायावती का ये खुलकर आना उसी तरफ कदम है? और ये चीजें जाती हुई कहां तक दिख रही है? विपक्ष कहता रहेगा अडानी पर कब से लंबी बहस चल रही है और कब से प्रोटेस्ट चल रहा है, मसले का हल कुछ नहीं है, बीजेपी या सरकार खामोश है, आप बोलते रहिए, वो सुनते रहेंगे। तो क्या ये अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है या कोई नतीजा आपको लग रहा है कि कोई नतीजा निकल पाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी इन सब चीजों को बहुत तौल करके, और वहां केवल एक ही चीज है कि अगर आप पॉलिटिकली डैमेज कर रहे हैं तभी कुछ हो सकता है। जैसे किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, 13 महीने बाद मोदी ने उसको वापस लिया, ये कहते हुए कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। वो तब हुआ जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाता अगर ये किसान आंदोलन वापस नहीं होता, तो तभी उन्होंने किया। वो 750 किसान मर गए, उनको कोई चिंता नहीं। आज भी कोई चिंता नहीं होने वाली, बल्कि बीजेपी की मान्यता ये है कि अगर वो रिजाइन कर देते हैं या माफी मांग लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने गलती की है। तो वो कभी गलती को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे यूपीए 2 में क्या हुआ था, आरोप लगते थे और रिजाइन होता था, कुछ लोग जेल भी गए। बाद में जो चीजें आई सामने कि उसने पूरा यूपीए को घेर लिया था बुरी तरीके से। सच्चाई तो बाद में पता चली। अब क्या है कि अब होते हुए भी नहीं हो रहा है। अब बेईमानी भी हो रही है, अडानी का करप्शन भी जाहिर है, लेकिन साहब नैरेटिव नहीं बिल्डअप होगा। अमित शाह ने जो किया, जो बोला, जिस हिकारत के भाव से बोला, जो घृणा दिखाई दी उनकी, लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे, ताकि ये बात नैरेटिव में तब्दील ना हो और ये ना बने कि नहीं वास्तव में उन्होंने ऐसी गलती की है। तो ये खेल रहा है बहुत। बीजेपी ऑफेंसिव होकर के पॉलिटिक्स करती है, लेकिन अगर उसे ऐसा लगेगा कि इससे वो डैमेज हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से रिजाइन का तो मैं नहीं कह सकता। रिजाइन तो बहुत बाद का मामला आता है, तब जब नरेंद्र मोदी को ये लगेगा कि बिल्कुल जमीन नीचे से दरक रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अमित शाह माफी मांगने तक पहुंच सकते हैं, खेद प्रकट करने तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद फिर गोदी मीडिया कोई और नैरेटिव लेकर के आ जाएगी, कोई और मुद्दा होगा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है और कहां पे क्या हो रहा है, वही हिंदू मुस्लिम, उसको गायब करने की कोशिश होगी। लेकिन अगर इसको खींचते हैं, मैं इस बात को बहुत मुतमईन होकर के कह रहा हूं, क्योंकि जमीन पर मैं काम करता हूं और मैं देखता हूं लोगों के बीच में जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, लोगों के बीच में संवाद चल रहे हैं, उसमें ये मुद्दा बराबर उठना है। अमित शाह माफी मांगे या ना मांगे, इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन ये जमीन पर चीजें बहुत तेजी से जा रही, और बाबा साहब के साथ जो रिश्ता है लोगों का बहुत भावनात्मक है, जिनकी वजह से दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, वो इंसान बना, इंसान की उसको हैसियत मिली, नागरिक अधिकार मिला उसको। आरक्षण तो बाद में आता है, लेकिन आरक्षण मिला, नौकरियां मिली, एजुकेशन मिली। एजुकेशन क्या थी, मनुस्मृति के विधान में तो नहीं है। महिलाओं को जो अधिकार मिले वो मनुस्मृति के विधान में तो नहीं है। तो ये बाबा साहब का जो मुद्दा है वो संविधान के मुद्दे से भी कहीं ज्यादा है। वो बहुत भावुकतापूर्ण मुद्दा है और इस पर बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बशर्ते विपक्ष इसी तरीके से लगातार सक्रिय रहे। और राहुल गांधी ने जो अपना गेटअप चेंज किया है,
ये कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा बदलाव है कि जो पार्टी लेफ्ट सेंटर टू लेफ्ट कभी सेंटर टू राइट रही है, वो पार्टी आज नीले रंग की राजनीति, समता की राजनीति, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति, कांशीराम जी की राजनीति, डॉक्टर अंबेडकर की राजनीति की तरफ मुड़ रही है और वो ये कह रही है अब डंके की चोट पर कि ये जो अंबेडकर के सपनों का भारत है हम उसे बनाएंगे। और यही कहीं ना कहीं नेहरू का भी आइडिया ऑफ इंडिया था। ये बड़ा बदलाव है कांग्रेस पार्टी का, खास करके राहुल गांधी के हाथ में जो बागडोर है, उसने कांग्रेस पार्टी को बहुजनों वंचितों की एक तरह से पार्टी बनाने की छवि बनाने की कोशिश अभी कर रहे हैं वो लोग। ये अगर पुख्ता हो जाती है और राहुल गांधी लगातार उनके बीच में सक्रिय रहते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल हो सकती है। बीएसपी और दूसरी पार्टियों का तो मुझे नहीं लगता उतना, लेकिन राहुल गांधी इसमें लीड ले सकते हैं और उन्हें बड़ा इसका लाभ हो सकता है, बीजेपी को उतना ही नुकसान हो सकता है। प्रोफेसर साहब, आखिर में ये कि इसका पॉलिटिकल अगर रिजल्ट आए, पॉलिटिकली इलेक्शन में कोई रिजल्ट आए, कहीं पर बीजेपी को डेंट लगे चुनावों में, तब शायद मैसेजिंग बड़ी होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी काफी वक्त है उसमें, तब तक क्या ये मुद्दा बना रह सकता है, या विपक्ष इतना मजबूत आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में कि वो इस मुद्दे को कंटिन्यूअसली लोगों को याद दिलाता रहे? बिहार या दिल्ली का चुनाव तो नजदीक है उसके मुकाबले में, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी दूर है। ऐसे में इस मुद्दे की वजह से बीजेपी तब तक ये नहीं मानेगी कि हमें नुकसान हुआ जब तक वो चुनाव नहीं हारती। तो आपको लग रहा है कि ये आने वाले जो चुनाव हैं वहां तक ये विपक्ष ले जाने की स्थिति में है इस मुद्दे को? देखिए, ये मुद्दा बहुत अलग है। अभी आपने देखा होगा इस 15 दिन के पहले क्या चल रहा था ट्विटर पर, फेसबुक पर, आपके मीडिया में, फला बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग, ये संभल में, ये इस मस्जिद में मंदिर, ये पूरे तरीके से साइडलाइन हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के अपमान का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा बन रहा है। और तब तक विपक्ष इस पर, और विपक्ष मुझे नहीं लगता है कि इसको छोड़ने वाला है। राहुल गांधी ने अब नीले रंग की टी शर्ट पहनी है, तो यूं तो पहनी नहीं होगी फैशन में। राहुल गांधी तो कम से कम इतना समझदार हैं, इस मुद्दे को वो आगे लेकर के जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। इस बात को कहीं ना कहीं उनकी टी शर्ट ही साबित करती। मुझे नहीं लगता है कि अब वो सफेद टी शर्ट पर लौटने वाले हैं। तो इसी के जरिए लगातार वो इस मुद्दे को याद दिलाते रहेंगे और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का अगर मुद्दा रहता है, तो फिर हिंदुत्व का मुद्दा कारगर नहीं हो सकता है, हिंदुत्व का मुद्दा दब जाएगा। नैरेटिव के स्तर पर ये सबसे बड़ी जीत होगी। मैं चुनाव के मामले में इसको फिलहाल इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, और चुनाव के लिए आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि केवल टी शर्ट पहनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन समाजों के नुमाइंदों को आपको जगह देनी पड़ेगी, उन आवाजों को आपको अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि वो आवाज देते रहे और हम उसमें शामिल हो जाए। बीजेपी को जो जो भी जीत मिल रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, उनके मुंह पे तो पट्टी बांधी है, लेकिन उनके चेहरे को दिखाना कि वो फला जाति के अभी 25 करीब राज्यपाल बनने हैं, और आप उसमें देखिएगा कि क्या जातिगत समीकरण रखा जाता है। राजभर को बनाया जाता है, किसी किसी चौहान को बनाया जाता है। अभी देखिए कम से कम 5 से 8 दलित राज्यपाल बनेंगे, मेरा जो मानना है इस मुद्दे की वजह से। हो सकता है पहले 2 ही बनते, लेकिन अब 5 से 8 राज्यपाल बनेंगे। तो मैसेजिंग ये होगी कि नहीं साहब, देखिए बाबा साहब के मिशन को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन ये नहीं है। बाबा साहब के जो विचार हैं वो तो इस पूरे धर्मांधता के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। और मैं तो कल एक डिबेट में था जिसमें मैंने एक बीजेपी के प्रवक्ता को कहा कि 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की और मनुस्मृति मुर्दाबाद, अगर ये 2 कहते तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बाबा साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन और दलित समाज पूरे तरीके से इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है और ये बहुत मुश्किल में डालने वाला है मोदी को, शाह को और पूरे बीजेपी को। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बोलता हिंदुस्तान के साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।